गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और जैसा कि हम लोगों ने डाउट सेशन क्लास में भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखाएं और ये इंटरेस्ट को इस चैप्टर में बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह किसी चैप्टर में या किसी पेपर में इंटरेस्ट कब आता है, या इवन पढ़ाई में हमें इंटरेस्ट कब आता है? जब हम चीजों को समझते हैं। जैसे जैसे चीजों को हम समझते हैं वैसे वैसे हमारा उस चैप्टर में या उस पार्टिकुलर पेपर में या पढ़ाई में हमारा मन आगे की ओर लगते चला जाता है। सिंपली देखो कि जब आप मैथमेटिक्स का ही कुछ प्रैक्टिस करते थे 9th-10th में, तो जब क्वेश्चन अगर बनते रहता है तो हमें और इंटरेस्ट जगते रहता है, हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अगर एक क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जो नहीं बना, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होगा। सेकंड क्वेश्चन नहीं बना और इंटरेस्ट कम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नहीं बना और इंटरेस्ट कम हो गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जितना ज्यादा हम बेसिक चीजों को समझेंगे हमारा इंटरेस्ट जगते चला जाएगा, पढ़ाई में मन लगते चला जाएगा। और बेसिक चीजें कैसे बनती हैं कि जो चीज नहीं समझ में आया उसको वहीं पर डिस्कस करें, हम उसको नोट डाउन करके रख ले कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो। आप लोग ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, एक नोटबुक या कोई पेज बना के रखिए जिसमें आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, उसको वहीं पर नोट डाउन कर लिया कि मुझे ये चीजें सर से डिस्कस करना है, या उसी पेपर का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो। किसी भी पेपर में जो भी रिगार्डिंग टीचर है डेफिनेटली वो आपका मदद करेंगे। तो इस तरह से आप अपने इस क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए, इंटरेस्ट जगाइए पढ़ाई में, और बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है टॉपिक बायोमोलेक्यूल। ओके, ये है हमारा टॉपिक बायोमोलेक्यूल। बायोमोलेक्यूल के टॉपिक में हम लोगों ने प्रीवियसली क्लास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखा था, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बाद में हम लोग मोनोसैकेराइड स्टार्ट किए थे। मोनोसैकेराइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें को लिखे थे कि जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं उनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। ऑल मोनोसैकेराइड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ सिंगल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। यानी किसी भी मोनोसैकेराइड में या तो एक वो एल्डिहाइड ग्रुप रखेगा या फिर एक कीटोन ग्रुप रखेगा। अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चालू हुआ है तो ये सब चीजें थोड़ा सा ये लगे, तो हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद उसकी बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें, हम लोग कितने कार्बन से मोनोसैकेराइड देखे थे? 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक के क्या थे? मोनोसैकेराइड थे। अगर हम लोगों को 3 कार्बन का कुछ स्ट्रक्चर देखना है तो हम लोग इसमें 2 स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे एक हम लोग देखेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का और दूसरा ग्लिसरैल्डिहाइड का। तो ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ 3 कार्बन मोनोसैकेराइड जिसका ट्रायोज नाम था। तो ट्रायोज के जब स्ट्रक्चर की अगर आप लोग बात करते हैं तो ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन का, और जो 3 कार्बन वाला होता है तो वो क्या है? 3 कार्बन वाले को हम लोग ये ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये जो होते हैं उसके एग्जांपल हैं। तो देखिए 3 कार्बन में CHO, CHOH और CH2O। 1 2 3 1 2 एंड ये 3 कार्बन हो गया इसके ऊपर। अब देखो यहां पर इसको कहते हैं हम लोग ग्लिसरैल्डिहाइड। यहां पर जब फ्री CHO ग्रुप होता है इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। समझ में आई बात? ऑर्गेनिक वाले आपको बहुत अच्छे से ये सारा चीज डील करेंगे, इसमें आप परेशान नहीं होइएगा। ये एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, ये सारा चीज आपको ऑर्गेनिक वाले डील करेंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक है, हम बस सिंपली में आपको बताते हैं कि कहीं पर CHO ग्रुप होता है तो उसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो यहां पर देखो कि CHO ग्रुप है
तो इसको हम लोग क्या कह दिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक, और कितने कार्बन का है, तो 3 कार्बन का है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया ट्रायोज का। तो एक एग्जाम्पल हो गया कौन, ग्लिसरैल्डिहाइड। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी ट्रायोज का 3 कार्बन के जो कंपाउंड है, तो उसका दूसरा एग्जाम्पल है वह है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो उसमें भी 3 ही कार्बन होते हैं। तो वो देखिए CH2O, उसके बाद है C डबल बॉन्ड O और CH2O। यहां पर ये जो देखो, ये जो है ये कीटोन ग्रुप है। यहां पर ये जो दिख रहा है दिस इज कीटोन ग्रुप, इसको कहते हैं कीटोन ग्रुप। तो ये कीटोन ग्रुप है, समझ में आई बात। और यहां पर CHO जो है वह एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप आपको वैसे ही बताए थे कि जितने भी ये होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, या तो एल्डिहाइड ग्रुप के होंगे तो एल्डोजेज, और कीटोन ग्रुप के होंगे तो कीटोजेज। तो यह एक कीटोज ग्रुप है। OAC कब लगाते हैं, शुगर के लिए, बात समझ में आई। और कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो इसलिए इसका नाम है ट्रायोज का एग्जाम्पल है यह। और इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यह एग्जाम्पल हो गया एल्डोजेज का, यह एग्जाम्पल हो गया कीटोज का। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड जो होता है उसको कहते हैं कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट या कीटोन ग्रुप से बनने वाले शुगर जो होते हैं या मोनोसैकेराइड उसको कहते हैं कीटोज। और चूंकि 3 कार्बन का ये है तो इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रायोज। उसी तरह यहां पर CHO को कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और यह एल्डिहाइड ग्रुप से बनने वाला शुगर है इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोज। और चूंकि 3 कार्बन का शुगर है इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रायोज। तो ये 2 एग्जांपल। अब यहां पे एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि या तो ये कोई भी, ये दोनों का रोल जो है 2 चैप्टर में होने वाला है। एक है फोटोसिंथेसिस में एंड दूसरा है रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल आता है, इसका और इसका। हो सकता है आपके रेफरेंस बुक में ये नहीं रहे टॉपिक, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम यहां पर स्ट्रक्चर समझा दिए क्योंकि वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर इसका ये है, ये इस तरह से ब्रैकेट बनाया मतलब कीटोन ग्रुप दिखाने के लिए। आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, सिंपल हो गया। तो इस तरह से CH2O, C डबल बॉन्ड O और CH2O, और यहां पर CHO ये हो गया आपका इस तरह से। चलिए अब आइए यहां पर देखते हैं हम लोग। देखिए अब एक बात कहता है कि जितने भी पेंटोज और जितने भी हेक्सोज, अब पेंटोज और हेक्सोज क्या चीज है भाई, ये हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। एक तरफ आइए, ये हो गया पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज का मतलब क्या था, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन का मोनोसैकेराइड, और हेक्सोज का मतलब क्या है, तो 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड। बातों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितना ज्यादा ध्यान देंगे समझ में आएगा। यानी ऐसा शुगर यानी ऐसा मोनोसैकेराइड जो 5 कार्बन से बना है। अब कहता है कि जो पेंटोज है या हेक्सोज है, यह 2 तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक होता है ओपन चैन और दूसरा होता है रिंग। तो यहां पर एक टर्म लिखेंगे
पेंटोज एंड हेक्सोज are formed open chain and closed chain structure. Open chain and closed chain structure. A closed chain are टू टाइप्स. क्लोज चैन जो होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से टाइप के भाई? तो क्लोज चैन एक होता है पैरानोज और दूसरा होता है फ्यूरानोज. पैरानोज का मतलब जिसमें पायरॉन रिंग है, फ्यूरानोज का मतलब फ्यूरॉन रिंग है. तो पैरानोज एंड फ्यूरानोज करके दो स्ट्रक्चर बनता है. पूरा हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे अभी. आप तुरंत भर में पैनिक नहीं होइए कि क्या है, बस समझते चलिए आराम आराम से बातों को और नोट डाउन करते चलिए अपने नोटबुक में इन सारी चीजों को. तो वन बाय वन सारा चीज हम लोग क्लियर करेंगे. तो पहले कह रहा है कि पेंटोज और हेक्सोज. पेंटोज कितने कार्बन का? तो 5 कार्बन का. हेक्सोज कितने कार्बन का? 6 कार्बन का. तो 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले जो मोनोसैकेराइड यानी जो शुगर होते हैं वह दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाते हैं. एक होता है ओपन चैन का स्ट्रक्चर, दूसरा होता है क्लोज चैन का. और क्लोज चैन का भी जो स्ट्रक्चर है वह दो तरह का होता है, टू टाइप्स के. तो एक जो क्लोज चैन का स्ट्रक्चर होता है उसको पैरानोज कहते हैं और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं. अब पैरानोज और फ्यूरानोज में क्या अंतर होता है? तो पैरानोज का मतलब जो यानी कि जो पैरानोज का जो स्ट्रक्चर है वह हेक्सागोनल होता है. यानी यह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और इसमें जिसके अंदर 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन होता है. कितने कार्बन रिंग में रहेंगे? 5 कार्बन रिंग में होगा और 1 ऑक्सीजन होगा. ठीक. अब देखिए फ्यूरानोज का क्या कहता है. फ्यूरानोज जो होता है वह पेंटागन होता है जिसमें पेंटागन स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन होता है. अब ये सारी बातों को समझने का समय आ गया है. देखिए कैसे 5 कार्बन वाले के स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं. ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये फ्यूरानोज का हुआ. चूंकि 5 कार्बन पेंटोज है यह, यानी कि देखिए अब पेंटोज में भी दो तरह का. एक ये स्ट्रक्चर देखिए आराम से पहले. ठीक है. ऊपर में OH H H OH H, ये OH और H H और OH. ओके. तो यहां पर जब आप देखोगे, ओह ये आप इसको OH और H, ये जो स्ट्रक्चर हुआ यहां पर कितने कार्बन हैं? तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा CH2OH और ये हो गया H और ये 5 कार्बन. हमने क्या बोला था? फ्यूरानोज में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रिंग में रहेगा. देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन. ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप पढ़िएगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होगा तो कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरह का मोड़ आता है इसका मतलब होता है वहां कार्बन है. जैसे यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है.
तो यहां पर देखो, यहां से ऐसे टर्न किया, मतलब एक कार्बन यहां है, यहां से दूसरा टर्न आया, दूसरा कार्बन है, इसलिए नंबर 2 दिए हैं। यहां पे, यहां से ऐसे जुटा है, तो यानी यहां तीसरा कार्बन है, और यहां से ऐसे गया, यानी यहां पे टर्निंग है, दैट मींस कि यहां पर चौथा कार्बन है। और ये कार्बन क्या है, रिंग से बाहर है। तो जब ये कार्बन रिंग से बाहर, तो कितने कार्बन रिंग के अंदर में है, तो 4 कार्बन रिंग के अंदर में है। और ऑक्सीजन कितना है, तो एक सिंगल ऑक्सीजन देखो अंदर में है। तो क्या कह रहा है कि 4 कार्बन एंड एक ऑक्सीजन जो होगा, और कैसा स्ट्रक्चर बना, तो पेंटागन स्ट्रक्चर बना। देख लीजिए आपके सामने पेंटागन स्ट्रक्चर है इसका। तो इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर को, तो दिस इज द, ऐसे स्ट्रक्चर को, ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर का। किसका, राइबोज शुगर। आप पेंटोज का एग्जांपल निकाल के देखिएगा, आपको हमने लिखाए हैं राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज, ये सब एग्जांपल है पेंटोज का। तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है रिंग में। राइबोज शुगर होता किसमें है, तो राइबोज, आर फॉर राइबोज और आर फॉर आरएनए, याद रखिएगा। राइबोज शुगर आरएनए में होता है। आरएनए कहां होता है, तो डीएनए, आरएनए, ये सब हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है। सेल का टॉपिक पढ़े आप लोग, तो सेल के न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए होता है। तो ये आरएनए किससे बना है, तो राइबोज शुगर और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये राइबोज शुगर कहां, तो आरएनए में। अब आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखिए। यह भी पेंटागन स्ट्रक्चर है। अब देखिए, OH, H, H, OH, H, OH, H, CH2OH। अब यहां पे हम अब क्या कर रहे हैं, यहां पे H कर देते हैं सिर्फ। ठीक है, अब देखो, दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम लग रहा होगा। अब अंतर कहां है, नंबरिंग दीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर का कार्बन हो गया। अंतर कहां दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर आप देखो, यहां पर आप नोटिस कीजिए, सेकेंड नंबर पे यहां पर ऊपर और नीचे दोनों जगह H है, लेकिन यहां पर सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या है, ऊपर में H और नीचे में OH है। तो ये राइबोज शुगर, तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, इसका नाम है डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज, डी का मतलब डेफिशिएंसी, तो किसकी डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की। किसमें, तो राइबोज में। तो इसका पूरा नाम या तो बोल सकते हैं 2-डीऑक्सी, कौन से पोजीशन पे, तो सेकेंड नंबर पे एक ऑक्सीजन की कमी है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी राइबोज। तो चूंकि ये भी राइबोज, दोनों में अंतर सिर्फ एक ऑक्सीजन का है सेकेंड नंबर कार्बन पे, तो इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज। और डी फॉर डीऑक्सी, डी फॉर डीएनए। तो अगर कोई पूछे कि राइबोज शुगर किसमें होता है, तो आरएनए में। डीऑक्सी राइबोज किसमें होता है, तो डीएनए में। कैसे याद रखोगे, आर फॉर राइबोज, आर फॉर आरएनए, एकदम सिंपल है। उसी तरह डी फॉर डीऑक्सी और डी फॉर डीएनए। तो ये शुगर डीएनए में और यह शुगर आरएनए में होता है। यही डिफरेंस है डीऑक्सी राइबोज में और राइबोज में। इसमें पेंटोज में हमें सिर्फ यही 2 स्ट्रक्चर देखना है, बाकी और किसी के स्ट्रक्चर को जानने की हमें जरूरत खास नहीं है। तो यहां पर ये दोनों के स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लीजिए, दैट इज एनफ फॉर यू। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो अब आप ये बात समझ गए। उसी तरह आइए हम लोग ये देखेंगे, अगर इसका हम लोग बात करें ओपन चेन की, कि इसका ओपन चेन कैसा होता है। अब यहीं पर ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक, किसी भी एक को मिटा करके हम लोग वहां पर ओपन चेन कर सकते हैं। जैसे इसको मिटाते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आप समझ गए। अब इसका ये क्लोज चेन हुआ, क्या हम बोले थे कि पेंटोज एंड हेक्सोज आर फॉर्म
ओपन चैन एंड क्लोज चैन। तो पहले तो क्लोज चैन हम लोग देख लिए, और क्लोज चैन दो तरह का, पायरानोज और फ्यूरानोज। पेंटोज का पायरानोज नहीं हम लोग देखेंगे, पेंटोज में सिर्फ फ्यूरानोज होता है, ठीक है, क्योंकि 5 ही कार्बन का है ना, तो एक कार्बन को बाहर रहना जरूरी है, और 4 ही कार्बन रिंग में होता है, तो 4 रिंग में और एक बाहर, यानी कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग एक ओपन चैन करके देख लेते हैं। तो ओपन चैन में कौन सा स्ट्रक्चर जो है वह, ओपन चैन में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ले लिए। तो 5 कार्बन अगर हो गया तो आप ये बात ध्यान में रखो कि 5 कार्बन मतलब कि 5 कार्बन का मतलब क्या हो गया, तो ये पेंटोज। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए, OH H OH H OH H, और ये हो गया CH2OH, ठीक है। तो यानी कि जब इस तरह से हम लोग चले तो यहां पर देखिए ये ओपन चैन हो गया, किसका, तो ये ओपन चैन हो गया हमारा राइबोज शुगर का। ओपन चैन किसका, राइबोज शुगर का। अब आइए चलिए नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, H और OH हो गया। तो ये हो गया ओपन चैन, ओपन चैन ऑफ राइबोज। अब देखो नंबर काउंट कर लोगे आप तो सेम टू सेम मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। OH ग्रुप को देखिए, 1 2 3 4 OH ग्रुप हैं, 1 2 3 एंड 4 OH ग्रुप हैं। सारा चीज सेम होगा, ऑक्सीजन भी उतना ही रहेगा जहां जहां, तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, देखिए 1 2 3, यहां पर एक 4 ऑक्सीजन और यहां पे 5 ऑक्सीजन। तो अब हाइड्रोजन जहां जहां है, तो यहां पर देखिए 2 3 4 5 6, यहां पर भी देख लीजिए 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी सेम। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों, बस एक ओपन चैन है तो दूसरा क्लोज चैन होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं 5 शुगर वाले का तो हो गया, 5 कार्बन वाले का। अब आइए देखते हैं हम लोग किसका, तो 6 कार्बन वाले का, दैट मीन्स की हेक्सोज का। यहां पर अब हेक्सोज, हेक्सोज में आइए चलिए देखिए, हेक्सोज की अगर हम लोग बात करें तो हेक्सोज कितने, 6 कार्बन का। हेक्सोज के स्ट्रक्चर में आइए, अगर एक ओपन चैन देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ठीक। अब 6 कार्बन में CH O OH H H और OH OH H OH H, और ये लास्ट में CH2OH। अब इसी का अगर ओपन चैन हम लोग ये बना लिए, तो इसका अगर क्लोज चैन बनाना होगा, तो क्लोज चैन भी आप लोग देखिए, तो क्लोज चैन में क्या करेंगे हम लोग, क्लोज चैन इस तरह से बना लेंगे। अब आपको सारा बैलेंस इसमें भी मिलेगा, दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोन। ये देखिए
अब आइए, यहां पर देखिए हम लोग स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अब देखिए पहला CHO है, सेकंड में COH और इधर है, यहां पर आप OH H H OH OH और H H OH और CH2OH और फिर ये हो गया H। अब आपको यहां पर पूरा का पूरा हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो बना है वो क्यों बन रहा है। देखिए थर्ड नंबर कार्बन पे इसका नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड नंबर कार्बन पे इसका OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, तो यहां पर देखो ये लेफ्ट साइड का मतलब ऊपर चला गया है। थर्ड नंबर पे नंबरिंग 1 2 3 4, यहां पे 5 और ये 6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये हो गया ओपन चेन ग्लूकोज और ये हो गया पायरॉन रिंग ऑफ ग्लूकोज, या इसी को कहिए आप क्लोज चैन। दिस इज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, तो यहां पर नंबरिंग से आप देख लो। फिर इसी तरह जितना भी OH ग्रुप है 1 2 3 4 5, ठीक, आप काउंट करो 1 2 3 4 और 5 OH ग्रुप यहां पर। कार्बन भी सेम 1 2 3 4। तो अब नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात करें, OH ग्रुप तो देख लिया आपने, कार्बन में देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब आप सोचा कि यहां पे कार्बन कैसे हम कंसीडर करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपका चालू होगा तो देखना कहीं पर भी किसी भी तरह का इस तरह से अगर मोड़ आता है, ये इस तरह से, तो जहां जहां है वहां वहां समझो कार्बन है। यहां पे फर्स्ट मोड़ आया है ना, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। तो कहीं पर भी कोई मोड़ आ रहा है स्ट्रक्चर दिखाने में तो सब कंसीडर करते हैं वह कार्बन है। तो यहां पर देखो इस तरह से मुड़ा है, तो यहां पर एक कार्बन, ये दूसरा मोड़ आया, तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा कार्बन। तो इस तरह से 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन का ये भी। अब आइए बाकी जो है, बाकी के जो हेक्सोज शुगर हैं उसके स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपको सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आपको याद रखना है। अगर आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखा तो समझो कि आपको सारा चीज आसानी से हो जाएगा। बार बार हम कहते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर से अगर बनाओगे आप यहां, तो चलिए इस तरह से देखते हैं। अगर यह एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो यह क्या हुआ, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, OH और H ग्रुप कहीं पर भी। अब इसमें भी आपको हम बताते हैं कि अल्फा और बीटा नाम का भी कोई स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज में, या बाकी सब में भी। ठीक है, तो यहां पर देखो हम OH को ऊपर रख दिए, H और यहां H OH H, ये OH और H, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये एक स्ट्रक्चर है और दूसरा ऐसा भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हो सकता है। कैसा, आप देखना, आप खुद बताओ कि दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अब देख रहे हैं, आपको कुछ डिफरेंस दिखा अभी तक में, दिख गया होगा अगर आप गौर से देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड ये कार्बन का 6,
ये 5 नंबर इसके लिए है। यहां पर देखिए, यहां पर नंबर 1 पोजीशन पे देखिए OH ग्रुप नीचे है और यहां पर OH ग्रुप ऊपर है। तो जब नंबर 1 कार्बन पे OH ग्रुप नीचे होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस ग्लूकोज का नाम है बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम पड़ गया? बीटा डी। लेकिन जब यहां पर नंबर 1 कार्बन पे OH ग्रुप नीचे होगा तो इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोज। तो याद रखने के लिए हमेशा क्या करो, बीटा का पोजीशन, अगर बीटा आप बनाओगे, बीटा का स्ट्रक्चर, तो H और H दोनों जगह है, यानी ऊपर में भी H है, नीचे में भी H है। यहां भी देखो H ऊपर भी नीचे भी, डिफरेंस किसका? O का। तो बीटा का स्ट्रक्चर में देखो O का स्ट्रक्चर कहां बनता है? ऊपर में, H ऊपर भी H नीचे भी, यानी जब O का पोजीशन ऊपर की ओर होगा तो बीटा वाले स्ट्रक्चर में हमेशा OH ग्रुप, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर होगा नंबर 1 कार्बन पे तो उसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। किसी में भी ग्लूकोज में है तो इसलिए नाम है बीटा डी ग्लूकोज। और जब अल्फा का लंबा सा नीचे करते हैं तो यानी OH ग्रुप जब ऊपर होगा तो उसको कहेंगे हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस अब आप समझ गए होंगे। अब आइए बाकी स्ट्रक्चर में कुछ और भी हेक्सोज शुगर होते हैं, जैसे गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, उनका स्ट्रक्चर अब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यहां पर देखो इस तरह से, अगर बाकी दूसरे का स्ट्रक्चर देखना है तो आप यहां पर फोकस कीजिए और कंपैरिजन कीजिए कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में और बाकी दूसरे जो हेक्सोज शुगर है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, OH ग्रुप ऊपर, H ग्रुप नीचे, फिर H और OH। अब यहां पर अंतर कर दो, यहां पर OH ऊपर और H नीचे, OH और H और OH, यहां पर CH2OH और H। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें और इसमें ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। तो आपको एक ही डिफरेंस दिखाई देगा कि जो नंबर 2 का जो कार्बन है यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर होता है, जबकि यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की ओर होता है। तो जब ना सेकेंड नंबर कार्बन पे इस तरह का चेंज है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज। तो इसको कहेंगे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 कार्बन पे कहां है? ऊपर। तो पूरा नाम क्या पड़ जाएगा? अल्फा डी मैनोज। क्या नाम पड़ गया? अल्फा डी मैनोज। उसी तरह से दूसरा एक और स्ट्रक्चर देखिए, सभी 6 कार्बन का ही है, ये भी 6 कार्बन का है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन का है, बस स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इसका नाम अलग है। ये अल्फा डी मैनोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब यहां पर आइए, ये देखो अल्फा स्ट्रक्चर हमने इसमें यहां पर बनाया है, तो सॉरी यहां पर अल्फा को करना है अगर, तो H वहां ऊपर और OH नीचे हो जाएगा, तब अल्फा डी हो जाएगा। इसका बीटा भी बना सकते हैं, जब इसी को H ऊपर कर देंगे तो ये बीटा डी मैनोज हो जाएगा, और OH नीचे कर दिए तो अल्फा डी मैनोज। जैसे ग्लूकोज में अल्फा और बीटा है तो मैनोज का भी अल्फा डी मैनोज और बीटा डी मैनोज हो सकता है। उसी तरह आप यहां आइए, ये स्ट्रक्चर देखो, तो यहां पर H OH H OH OH और H OH और H CH2OH और यहां पर H। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो जब आप नोटिस करोगे तो 4 नंबर कार्बन पे आ जाइए, थर्ड और ये 4th नंबर कार्बन पे, यहां पे 4th नंबर है और यहां पर 4th नंबर है। इसके 4th नंबर कार्बन पे H ग्रुप ऊपर है, OH ग्रुप नीचे है, जबकि इसका 4th नंबर कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर है और H ग्रुप नीचे है। तो ये डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में,
तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है? तो ये होता है, इसको कहेंगे अल्फा गैलेक्टोज या अल्फा डी गैलेक्टोज। तो ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखो, ग्लूकोज में, मैनोज में और गैलेक्टोज में क्या क्या डिफरेंस है? तो बस 2 नंबर कार्बन का और 4 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस है। तो इसीलिए ये जो कौन कौन, तो आपका मैनोज एंड साथ ही साथ ये गैलेक्टोज, दोनों जो है वह ईपीमर कहलाते हैं। किसके? ग्लूकोज के। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि मैनोज एंड गैलेक्टोज आर ईपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। अब मान लिया आपको ईपीमर्स वगैरह बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ईपीमर्स, एनोमर्स सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से समझाएंगे, ये उन्हीं का काम है भैया, ठीक है। तो आप डोंट बी पैनिक, यहां पर ये बस फोकस करो। तो इतना समझो कि सिर्फ एक नंबर ऑफ कार्बन, किसी एक नंबर ऑफ कार्बन के पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो पोजीशन का चेंज हो रहा है, उसके वजह से जो स्ट्रक्चर में चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड ईपीमर। तो यहां पर ये ईपीमर की कहानी कंप्लीट हुई। अब आइए, अब आप देखो ये किसका, तो एक स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। दिस इज द फ्रुक्टोज। CH2OH, H, OH, H, OH, H और CH2OH। अब ये है फ्रुक्टोज। अब ये नंबर 1 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप सोचें कि ये सबका स्ट्रक्चर ऐसा, अरे भैया ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से, ये हेक्सागोन स्ट्रक्चर है, और हेक्सागोन स्ट्रक्चर वाले को क्या कहते हैं? पायरानोज रिंग। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है वो पेंटागोन स्ट्रक्चर बना है, और पेंटागोन स्ट्रक्चर वाले को कौन सा रिंग? तो जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता है वह फ्यूरानोज रिंग का होता है। तो यह हो गया फ्यूरानोज रिंग। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर इस तरह से, तो ये हुआ आपका फ्रुक्टोज। अब समझ में आई बात? अब इसमें भी आप अल्फा बीटा कर सकते हैं। ये H ऊपर चल जाएगा, CH2OH जब नीचे आ जाएगा तो समझ लो कि वह हो जाएगा अल्फा, और इस तरह से ऊपर में है तो समझो कि वह है बीटा। तो ये हो गया आपका इस तरह से। कौन कौन सा देख लिए आप? ग्लूकोज, मैनोज। मैनोज आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा हो कभी आगे जाके हो सकता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज कौन से नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन के वजह से नाम चेंज हो रहा था। याद रखने के लिए आप एक याद रख लो, मनोज पार्ट 2 मूवी आई है, कोई समझ लो, मनोज पार्ट 2 नाम की कोई मूवी आई है। अब पार्ट 2 करने का मतलब कि सेकेंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो जाएगा, तो यानी कि वह मैनोज हो जाएगा। जब एक का याद है तो दूसरे का याद रहेगा ही। क्यों? क्योंकि 2 और 4 ही पोजीशन पे तो चेंज होता है। 2 पोजीशन हो गया मैनोज का, क्योंकि मनोज पार्ट 2 से याद है आपको, तो 4 नंबर पोजीशन हो जाएगा गैलेक्टोज का। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से याद रहेगा। और आप सोचो कि कैसे याद रहेगा? अरे बहुत सिंपल है याद रखना इसको। एक बार पहले क्या करो, पेंटागोन स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, बार बार इस तरह से ऐसे प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, बस हो गया। या उससे भी नहीं हो तो कंप्लीट इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओ, बीच में मिटा करके एक ऑक्सीजन डाल दो किसी एक कॉर्नर पे। अब इस तरह से कर दो, आप कर दिए। याद रखो कि इसमें 5 कार्बन अंदर होता है, तो 1 2 3 4 5। तो छठा कार्बन कहां जाएगा? ऊपर। तो ऊपर वाला लास्ट हमेशा क्या होता है? CH2OH, 6 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप यहां पर OH ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। अगर ऊपर कर दिए तो आपको याद है कि बीटा होगा,
नीचे कर दोगे तो याद रखो कि अल्फा होगा। अब कहां कहां, तो सिर्फ आपको याद रखना है ग्लूकोज के 3rd नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है और H नीचे, बाकी सब जगह उल्टा। उल्टा मतलब नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बस ये 3rd नंबर का याद रखो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है किसमें, ग्लूकोज में। तब बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, HOH, HOH बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, ये सोचोगे कि हमें रटना है तो कंफ्यूजन होते चला जाएगा, आज कर लोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने देखा किसका, तो ये स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने मोनोसैकेराइड के बाकी पार्ट का। ठीक है, मोनोसैकेराइड करने का मतलब हेक्सोस शुगर का। ठीक, अब आइए चलो देखो कुछ ऐसे जो जनरली जो मोनोसैकेराइड होते हैं, खास करके जो भी मोनोसैकेराइड हैं, उस मोनोसैकेराइड में जो स्टेरियो, कहने का मतलब स्टेरियो या फिर आप ये कह सकते हैं कि एसिमेट्रिकल कार्बन जो होता है, एसिमेट्रिक कार्बन, वो एबल होते हैं पोलराइज लाइट में राइट साइड या लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि लाइट में जो पोलराइजेशन होगा तो या तो लेफ्ट साइड की ओर मुड़ेंगे या तो राइट साइड की ओर मुड़ेंगे। तो ये जो डी नाम दे रहे थे, क्या बोल रहे थे, अल्फा डी, ठीक है, बीटा डी, तो जो डी वर्ड आया है दैट मीन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी जब लाइट का पोलराइजेशन होता है तो जो मोनोसैकेराइड राइट की ओर मुड़ेगा तो उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और पोलराइज लाइट में जो मोनोसैकेराइड लेफ्ट की ओर मुड़ेगा तो उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो मतलब ये सारा भी बात जो है वो आपको ऑर्गेनिक वाले ही डील करेंगे। हम बस यहां पर एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा थोड़ा जो चीज आते जा रहा है, मान लिया आपको कंफ्यूजन आ गया कि सर ये नाम डी वर्ड क्यों आया, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन आए भाई, समझ सकते हैं कि हाँ आ सकता है। तो ये सब चीज आपको कंफ्यूजन ना आए इसके लिए जो है हम आपको ये चीज बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोगों को नोट डाउन करना है कि आखिर अल्फा डी और बीटा जी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है। देखिए, मेनी monosaccharide have asymmetric carbon which are able to rotate on polarized light to right side। राइट साइड यानी डी, और इसी को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि प्लस में हो गया। ठीक, और लेफ्ट साइड यानी कि एल, और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को ऐसे माइनस के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लीवो रोटेटरी। तो ये डी और एल का मतलब यही होता है कि पोलराइज ऑफ लाइट में जो राइट साइड मुड़ेगा तो वो हो जाएगा डी फॉर्म, और जो लेफ्ट साइड होगा वो होगा एल फॉर्म। ठीक है, मोस्ट monosaccharide are डी आइसोमर्स या डी फॉर्म। तो मैक्सिमम जो मोनोसैकेराइड होते हैं नेचुरली डी फॉर्म में ही मिलते हैं। अब आइए चलिए देखिए, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड
ब्लड शुगर। ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यह प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है फॉर, बिकॉज इट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इट इज बिकॉज इट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेप्स में मैक्सिमम फ्रूट में ये होता है, तो मैक्सिमम फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, लेकिन ग्रेप में ग्लूकोज मिलता है, तो इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? तो हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, या इसी को हम लोग कॉर्न शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर और कॉर्न शुगर। ग्लूकोज जो होता है वह डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, क्योंकि अब ग्लूकोज को हम लोग डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं मेडिकल के टर्म में। कभी भी डॉक्टर के यहां जाएंगे और अगर आपको बहुत वीकनेस, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो डॉक्टर डेक्स्ट्रोज चढ़ाता है। तो डेक्स्ट्रोज सोचेंगे कि ये कौन सा चीज है भाई? डेक्स्ट्रोज मेडिकली टर्म में डेक्स्ट्रोज बोला जाता है ग्लूकोज को। इन मेडिकल प्रैक्टिस glucose is called dextrose because it is dextrorotatory. इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये ग्लूकोज जो है वह डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं। अब आइए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज मोस्ट कॉमन इन फ्रूट। फ्रुक्टोज, फल हमें इतना मीठा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज बहुत मीठा होता है। मोस्ट स्वीटेस्ट मोनोसैकेराइड है फ्रुक्टोज, मोस्ट स्वीटेस्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मीठा फ्रुक्टोज ही होता है, तो इसीलिए मोस्ट कॉमन इन फ्रूट। इट इज also called levulose, because it is levorotatory. इट इज लीवोरोटेटरी। फ्रुक्टोज जो है वह लीवोरोटेटरी होता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सभी जो है वह डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, जबकि फ्रुक्टोज जो है वह लीवोरोटेटरी होता है। बाकी जितने भी हैं सब मोस्ट जो मोनोसैकेराइड हैं वो डी फॉर्म में होते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज जो है वह नेचुरली कैसा होता है? तो फ्रुक्टोज जनरली जो है वह एल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात इंपॉर्टेंट जो है वो आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको ये बात कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए एक चीज, आप इसको बार बार जब तक थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखेंगे, आप इस चीज को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसी वजह से अब चूंकि फ्रुक्टोज इज मोस्ट कॉमन इन फ्रूट, तो इसको ये भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं। कहीं आपको मिलेगा फ्रूट शुगर, तो फ्रूट शुगर किसको? तो इसको हम लोग कहते हैं ये फ्रुक्टोज को। चलिए, मोनोसैकेराइड की हमारी बातें जो है वो यहां तक अब कंप्लीट हो गई।
अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग डाइसैकेराइड के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें कि डाइसैकेराइड का क्या है, तो डाइसैकेराइड जो है वो जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। डाई मतलब टू, मेन रूप से हमें क्या देखना है? डाइसैकेराइड, यानी डाई मतलब दो। तो डाइसैकेराइड में हम लोग कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय condensation of two monosaccharide which are joined या attached by ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। अब आइए चलिए देखते हैं, हमें इसमें इंपॉर्टेंट 3 डाइसैकेराइड के बारे में फटाफट देखना है। वो 3 डाइसैकेराइड यानी सबसे पहले देखिए तो माल्टोज, सेकेंड है सुक्रोज और थर्ड में है लैक्टोज। ये 3 डाइसैकेराइड के बारे में हम लोगों को जानना है। देखिए माल्टोज जो है वह बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, यानी 2 ग्लूकोज जब आपस में जुटेंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज। उसी तरह सुक्रोज जो है वह बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। और उसी तरह लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप सोचिए मैंने वो क्यों आपको बना के स्ट्रक्चर दिया था, किसका? तो फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर आपको दिया, गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर आपको दिया, तो वो इसीलिए। अब आइए चलिए देखिए, मान लिया आप भूल जाएंगे कि आपको कैसे याद रहेगा। एलजी का टीबी होता है तो एल का मतलब लैक्टोज और जी का मतलब गैलेक्टोज, याद रख लो एलजी से। तो यानी कि जब एक का याद हो गया तो बाकी 2 आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। माल्टोज कॉमन है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो बचा हुआ पार्ट सुक्रोज, तो सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, क्योंकि लैक्टोज में क्या होता है? एल फॉर लैक्टोज, जी फॉर गैलेक्टोज। अब ये तीनों डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं वो स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर देखेंगे, और कौन से बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहां पर आया है। तो देखिए पहले आइए देखते हैं माल्टोज के बारे में। माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। माल्ट शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह माल्ट ग्रेन में मिलता है, अकर्स इन माल्ट ग्रेन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए यह बार्ली में मिलता है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वह एक हम लोग कैसे माल्टोज बनता है उसको देखिए। पहले क्या क्या माल्टोज में क्या क्या दिखाए हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी हमें 2 ग्लूकोज बनाना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर को समझने के लिए। एक ग्लूकोज ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा ग्लूकोज, एक और ग्लूकोज, ये सेकंड ग्लूकोज, स्ट्रक्चर का दे देंगे हम लोग। अब चलो यहां पर H अल्फा अगर लेके चलते हैं दोनों में, OH H OH, ठीक है। तो एक तरफ आप इस तरह से दिखा दीजिए, OH, ठीक। H OH OH H H OH CH2OH और H। आपको इतना भी प्रैक्टिस कराएंगे, बार बार गौर से देखेंगे तो ही आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, अपने आप देखते देखते खुद से आप बोलने लगेंगे। अब आइए यहां पर फिर से आप बोलिए, तो H OH H
OH, यहां पर OH और H, दो ग्लूकोज बन गया, दोनों अल्फा स्ट्रक्चर है। अब आप देखो यहां पे क्या करो, किसी भी एक से ये यहां पर क्या नहीं हो गया, यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है, यहां से पानी निकल गया। एक मूवी है ना अक्षय कुमार की, उसमें बोलता है आप उनको तो बस पानी निकालने से मतलब है, आप भी अभी फिलहाल पानी निकालने से मतलब रखो। यहां पानी निकाल दिया आपने, एक H2O निकल गया, तो निकल गया मतलब H2O रिलीज हो गया। तो अब इसको मिटा के देख लो, ये मिट गया यानी पानी निकल गया, तो यहां पर क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन। यानी ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करा देगा। अब ये दोनों जुट गए, ये दोनों जुट गए ऑक्सीजन के द्वारा, क्योंकि एक ऑक्सीजन रह गया था, H2O बन के रिलीज हो गया। इसी प्रोसेस का नाम इसलिए पड़ गया कंडेंसेशन। अब समझ में आई बात। अब देखो कंडेंसेशन नाम जो पड़ा, तो यहां पे जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड का नाम है, बॉन्ड किसके किसके बीच में, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और CH2OH और ये 6 नंबरिंग दे दो, तो क्या होगी, एक तरफ नंबर 1 कार्बन है, दूसरे तरफ नंबर 4 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड हुआ यही कहलाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दोनों कैसे जुटे हैं, तो एक का 1 कार्बन, दूसरे का 4th नंबर का कार्बन किससे जुटा है, तो ऑक्सीजन से, और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है इसी का नाम पड़ गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा बन गया माल्टोज। माल्टोज के बाद में आइए सुक्रोज। नेक्स्ट अब लिखेंगे हम लोग सुक्रोज के बारे में। ये हमारा हो गया। अब आइए, ये है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो है, सुक्रोज यह जनरली किसमें मिलता है, तो शुगर केन में मिलेगा, शुगर बीट में मिलेगा। ये दो जगह जो है वो हमें सुक्रोज आसानी से देखने को मिलता, मतलब वहां मोस्टली जो होता है। और सुक्रोज एकमात्र ऐसा है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये मत पूछना क्या है, क्योंकि पहले बता चुके हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या काम करता है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर या जो फेलिंग टेस्ट यानी क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट जो करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर, या जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। तो यानी सुक्रोज जो है वो रिड्यूस नहीं होता है, तो यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, प्रेजेंट इन या occurs in sugar cane and sugar beet। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या क्या है इसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर से बना लो आप, ये बन गया ग्लूकोज। अब एक फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना लो, बन गया ये एक फ्रुक्टोज। तो ये फ्रुक्टोज में क्या है, CH2OH, ठीक है। और यहां पर H और OH, H OH H और CH2OH, ओके। अब यहां पर ये इस तरह से बन गया है। और अब देखो इसका भी नंबरिंग कर दीजिए आप, H OH H और OH H और OH H OH CH2OH और H। एक तरफ ग्लूकोज है और दूसरे तरफ फ्रुक्टोज है, दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सामने। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में बॉन्डिंग कराएंगे
तो यानी यहां जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर क्या बना है, अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है भाई, क्लियर है, अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो उसी तरह यहां पर जो अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो अब ये क्या करेगा, अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो उसी तरह यहां पर इनके बीच में भी एक ऑक्सीजन आ करके और इनको जोड़ देगा, और यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे नंबरिंग देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग किसके किसके बीच में, एक तरफ नंबर 1 कार्बन, दूसरे तरफ नंबर 2 कार्बन, क्योंकि नंबर 1 इसका ये है, नंबरिंग यहां से हुई है चालू 1 और 2। तो ये हो जाएगा अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये बन गया डाइसैकेराइड, ये दूसरा। ठीक है, तो ये बन गया सुक्रोज, एक तरफ बन गया माल्टोज। अब एक तरफ देखेंगे हम लोग गलैक्टोज। ओके, तो आइए गलैक्टोज को देखते हैं हम लोग। गलैक्टोज का स्ट्रक्चर इधर हम बनाते हैं। गलैक्टोज में क्या कह रहा है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इधर बना दिया हमने। चलो एक तरफ ये ग्लूकोज बन गया भैया फटाफट। ये हो गया OH H H OH OH और H H और OH CH2OH और H, और इधर दूसरा गलैक्टोज बनाएंगे। तो गलैक्टोज में क्या होता है, गलैक्टोज का नंबर 4 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर, ये हो गया। अब इसमें OH H H और OH OH और H और OH ऊपर की ओर आ गया, यहां H और फिर CH2OH और ये हो गया H। अब रिलीज करा दो H2O यहां से, तो यहां से एक H2O इसी तरह रिलीज हो जाएगा। तो बच गया क्या, ये वाला ऑक्सीजन बच गया। तो यहां से ये रिलीज हुआ। अब ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि OH ग्रुप ऊपर था तो ये बीटा हो गया, तो यहां पर लिखेंगे बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैक्टोज, ये हो गया माल्टोज। ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये माल्टोज का और ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब यहां तक की जब बातें आप समझ गए, लैक्टोज को हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, लैक्टोज ही जो है वह कर्ड के टाइम पे जब दही जमता है तो लैक्टोज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज convert into lactic acid during curd formation। ठीक है, तो जब दूध से दही जमाते हैं तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट या शुगर है, तो लैक्टोज है, और यही लैक्टोज कन्वर्ट होता है किसमें, तो यही लैक्टोज कन्वर्ट होता है आपको लैक्टिक एसिड में। अब आइए यहां तक की ये पूरी बात आप समझ गए। अब एक हेडिंग देंगे, स्वीटिंग इंडेक्स, या कौन सा चीज कितना स्वीट होता है। स्वीटनिंग इंडेक्स, जैसे कहते हैं ना ये हमसे ज्यादा सुंदर है, तो सुंदरता का कोई यूनिट है क्या, नहीं, यूनिट नहीं है। अगर हम आपसे पूछें एक तरफ गुलाब जामुन है एक तरफ जलेबी है, तो पूछे कि दोनों में कौन मीठा है, तो आप क्या कहोगे, ये ज्यादा। ज्यादा मतलब पॉइंट एक तरह का, तो आप क्या कहते हैं, ये हमसे ज्यादा सुंदर, ये इससे ज्यादा मीठा, ये उससे ज्यादा तीखा है। सब्जी जो है वो चिकन से ज्यादा तीखा है, तो ज्यादा वर्ड लगा के मतलब उसको एक पॉइंट देते हैं उसको। तो उसी तरह स्वीटनिंग इंडेक्स
तो स्वीटनिंग इंडेक्स में देखो जो सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज को 100 पॉइंट, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स जो होता है वो 100 है। तो सुक्रोज, उसके बाद सुक्रोज के बाद में माल्टोज, माल्टोज जो होता है वो 32, और तब होता है आपका लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है वो 16। उसके बाद में फ्रुक्टोज, हम क्या बोले थे सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज होता है मोनोसेक्राइड में। तो सुक्रोज का स्वीटनिंग इंडेक्स हाई है, 100 है। क्यों? क्योंकि इस सुक्रोज में क्या है, फ्रुक्टोज होता है। अब आइए उसके बाद फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के बाद में है सैकरीन, सैकरीन का स्वीटनिंग इंडेक्स 40,000 होता है। और एक है मोनोलिन, मोनोलिन एक तरह का प्रोटीन है जिसका स्वीटनिंग इंडेक्स 2 लाख होता है। यानी मोनोलिन सबसे हाईएस्ट स्वीटेस्ट होता है, सबसे ज्यादा नंबर है इसका, हाईएस्ट नंबर है। तो एक रैंकिंग देने का ना काम हुआ, ये कोई यूनिट नहीं है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है, ये पॉइंट देके इंडिकेट किए कि कौन कितना ज्यादा स्वीटेस्ट होता है, उसी के बेसिस पे ये काम हम लोग करते हैं। तो यहां तक की ये बात आप समझ गए। तो हम लोग मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड बात को समझे। फिर से आपको एक बार हम बताते हैं कि ये चीज देखो आप कि मोनोसेकेराइड, आज आप इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या डील किए। तो हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर को देखा कि मोनोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, ठीक है। और मोनोसेकेराइड में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा ईपीमर हम लोग टर्म एक देखें, यानी ग्लूकोज के 2 और 4 नंबर कार्बन पे जब पोजीशन चेंज होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, तो उसके जो आइसोमर्स है वह है मैनोज और गैलेक्टोज, इसी को हम लोग ईपीमर कहते हैं। तो अल्फा बीटा स्ट्रक्चर देखें, ईपीमर का स्ट्रक्चर देखें, पायरॉन हम लोग देखें क्या होता है पायरॉन रिंग, और क्या होता है फ्यूरॉन, ओपन चैन, क्लोज चैन, ये दोनों क्लोज चैन में आते हैं, ठीक है ना। फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, कैसे H2O निकलता है तो दोनों के बीच में बॉन्ड होती है। और फिर सारा चीज देखिए हम लोग सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये सबका स्ट्रक्चर। तो ये सारी बातों को आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर भी कहीं कुछ डाउट रहे तो आप इसको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे क्या, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा चालू होगा पॉलीसैकेराइड। ओके, थैंक यू।